Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको जॉन डन की फेमस पोएम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग आज आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको जॉन डन के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके पोइट से भी रिलेटेड होते हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो पोइट का पर्टिकुलर एज है और पोइट का जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की इस क्लास को। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग आपका टॉपिक है। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो पोएम है वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ये किसकी लिखी हुई है? ये जॉन डन की लिखी हुई है। और बात हम जब जॉन डन की करते हैं तो दोस्तों जॉन डन का एज कौन सा है? जॉन डन का एज है मेटाफिजिकल एज। कौन सा एज है? मेटाफिजिकल एज। जॉन डन का हमारा एज आता है मेटाफिजिकल एज, और जॉन डन इज नोन एज founder of this age, metaphysical age, and he is also known as the founder and the father of this particular age, metaphysical age। metaphysical age के फाउंडर, एक फादर, एक स्कॉलर के रूप में इनको जाना जाता है जो जॉन डन रहे हैं। तो जॉन डन आपको पता चला कि क्या कहलाते हैं? ये फादर ऑफ मेटाफिजिकल एज और फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल एज। अब ये मेटाफिजिकल एज की अगर जो हम बात करें तो आप देख रहे होंगे दो वर्ड यहां पर आ रहे हैं। ये हम इसको सिलेबल में यहां पर इसको तोड़ते हैं, मेटा और फिजिकल। ठीक है ना, दो शब्द आ गए, मेटा और फिजिकल। मेटा की बात करें तो मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, और बियॉन्ड आप जानते हैं किसी चीज से हटकर, किसी चीज के परे। और फिजिकल, फिजिकल स्टैंड्स फॉर फिजिकल ब्यूटी और नेचर। हेंस द पोएट्री दैट इज बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। एंड जॉन डन एक ग्रुप ऑफ जो पोएट्स था उनके लीडर थे जॉन डन इस एज में, मेटाफिजिकल एज में। ये जो एज रहा मेटाफिजिकल एज, इस एज में आपको क्या क्या फीचर्स आपको पोएट्री में देखने को मिलते हैं दोस्तों? सबसे पहला इसमें हमें देखने को मिलता है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन क्या होता है? जब दो विपरीत चीजें आपस में क्लैश करती हैं, टकराती हैं, टू अपोजिट आइडियाज और थिंग्स वी पुट टुगेदर, दैट इज नोन एज जक्स्टापोजिशन। वो जक्स्टापोजिशन कहलाता है। अब जैसे कि यहां पर जो पॉइंट है, आप इसमें एग्जांपल देखेंगे, कंपास का एग्जांपल। कंपास की क्या तुलना आप किसी व्यक्ति विशेष से कर सकते हैं या फिर उसके प्यार से कर सकते हैं? नहीं ना, बट यहां पर की जा रही है, दो अपोजिट चीजें हैं उनको एक साथ दिखाया जा रहा है, तो दैट इज जक्स्टापोजिशन। तो वो क्या है? वो जक्स्टापोजिशन है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स इन द पोएट्री ऑफ जॉन डन एंड स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्री। ऐसे ही कंसीट आता है। कंसीट की बात करें तो टू अनकॉमन आइडियाज पुट टुगेदर, जहां पर दो असाधारण से अनकॉमन जो आइडियाज हैं वो एक साथ रखे जाएं, वो कंसीट कहलाता है। ये भी मेटाफिजिकल पोएट्री का एक ट्रेट है। इसके साथ साथ विट यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो भी हमें मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलता है। पैराडॉक्स, अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमें मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट आपको देखने को मिलेगा, जक्स्टापोजिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एब्रप्ट स्टार्टिंग। एब्रप्ट स्टार्टिंग का मतलब सडन स्टार्टिंग। ठीक है ना, एक अचानक से शुरुआत होती है किसी चीज की, तो वो आपको मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर जो हम बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, इनका यूज इन्होंने ज्यादा किया है जॉन डन ने, और जो मेटाफिजिकल एज के पोएट्स रहे हैं उन्होंने। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स के बारे में। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है मेटाफिजिकल एज के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हमारी ऐप के थ्रू देखें या फिर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें। ठीक है ना, मेटाफिजिकल एज बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी, देन यू विल फाइंड दैट वीडियो। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग यानी कि
एक वैलिडिक्शन है, यानी कि एक अंतिम एक सेपरेशन है, एक विदाई है। और मॉर्निंग मतलब किसी चीज पर विलाप करना, और फॉरबिडिंग मतलब मना करना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि विदाई के समय दुख व्यक्त करने के लिए या फिर विलाप करने के लिए मना करना। कौन मना कर रहा है, किससे मना कर रहा है? सबसे पहले देखो, आपको कोई भी पोएम आप पढ़ रहे हैं, यू मस्ट नो द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, कि इस पोएम का डेवलपमेंट ऑफ थॉट क्या है, किस बारे में है ये पोएम। तो दोस्तों, इस पोएम में जो पोइट है, ही इज गोइंग टू फ्रांस। कहां जा रहा है वो? फ्रांस जा रहा है। और उसकी जो पत्नी है वो कहां रुकेगी? वो घर पर रुकेगी। और जब वो फ्रांस जाता है तो ही गिव्स सेवरल एग्जांपल्स टू हिज वाइफ। अपनी पत्नी को बहुत सारे उदाहरण देता है कि अगर जो मैं दूर जाता हूं ना, तो हमारा प्यार घटने वाला नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंड होगा। और कैसे होगा, देखिए। The very first example we come in the first very initial passage, as virtuous men pass mildly away and whispers to their spouse to go, while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. Virtuous man यानी कि गुणी व्यक्ति। देखो, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं गुणी व्यक्ति, यानी कि एक मैन ऑफ क्वालिटी जिसको बोलते हैं। एक होता है एक कॉमन मैन, जो होता है जो मतलब केवल किस चीज के पीछे भागता है, जो मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स होती हैं, जो भौतिकवादी चीजें होती हैं, उनके पीछे भागने वाला। तो उनके पीछे जो भागने वाला इंसान है, वो हमेशा अपने जीवन से प्रेम करेगा, वो उसको डर लगेगा मृत्यु का। लेकिन एक जो गुणी व्यक्ति होगा, वो मृत्यु से भय नहीं खाता, और क्योंकि वो मृत्यु के आगे जीवन देखता है कि मृत्यु के मेरे आगे ये अंत नहीं है, ये शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर गुणी व्यक्ति जो होते हैं, जब when virtuous men pass mildly away, जब गुणी व्यक्ति मरते हैं, and whispers their souls to go, और वो चाहते हैं कि उनकी आत्मा की विदाई कैसे की जाए, बहुत शांति से की जाए, यानी कि कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई विलाप ना हो। क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो ह्यू एंड क्राई करते हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल करते हैं, बहुत ज्यादा वो मतलब रोते हैं, विलाप करते हैं किसी के मरने पर। लेकिन यहां पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है जब गुणी व्यक्ति मृत्यु होती है तो उससे पहले उनकी एक इच्छा होती है, वो ये होती है कि उनके मरने पर कोई विलाप ना करे, कोई आंसू ना बहाए, कोई शोर ना मचाए। And while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. अब जो दो पार्टीशन यहां पर हो जाते हैं लोगों के, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मरता है, उसकी डेथ होती है, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सबसे पहले तो बात उस मरने वाले व्यक्ति को लेकर ही होती है ज्यादा, और फिर उसके बाद मुद्दे बदल जाते हैं बहुत। वो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पता नहीं क्या क्या बातें उस समय आ जाती हैं, बट सबसे पहला मुद्दा है उस व्यक्ति के बारे में जिसकी डेथ हुई है। तो उसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा था, उसको नहीं मरना चाहिए था अभी। और कुछ कहते हैं नहीं चलो ठीक है, बेचारा परेशान था, चला गया, कोई बात नहीं, उसको चले जाना चाहिए था। तो वही बात यहां पर कही गई है, while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. कुछ कहते हैं ठीक है जो हुआ, और कुछ कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन पोइट का मानना क्या है? और पोइट ये कहता है जब गुणी व्यक्ति मरते हैं तो वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विलाप हो, और वो चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति से विदा किया जाए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। So let us melt and make no noise, no tear floods, no sigh tempest move. तो एक काम करते हैं, हम भी अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब कोई वो पूरे अलग नहीं हो रहा है, वो फ्रांस जा रहा है, अपनी पत्नी से अलग हो रहा है कुछ समय के लिए, तो कहता है हम अलग हो जाते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। मेक नो नॉइस, और कोई शोर नहीं करते। नो टीयर फ्लड्स, ना ही आंसुओं की बाढ़ आनी चाहिए। देखो हाइपरबोल का कितना अच्छा यूज किया है। नो साइड टेम्पेस्ट मूव, ना ही आहा का तूफान आना चाहिए, यानी कि वो रोना धोना नहीं होना चाहिए हमारे दूर होने पर। इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आर जॉयस, क्यों? क्योंकि ये तो अपवित्रीकरण हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रेम जो है वो पाइस नहीं हो पाएगा, अनहोली हो जाएगा। तो अगर जो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो होते हैं, साधारण प्रेमी जो होते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाने पर वो क्या करते हैं? वो रोते हैं, वो विलाप करते हैं, और इस प्रकार से उनका प्रेम जो होता है वो होली नहीं होता, फिर वो पवित्र नहीं होता, वो अपवित्र प्रेम हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि इट वाज प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयस टू टेल द लेटी ऑफ आवर लव। और इसका मतलब ये तो हमारा जो प्रेम है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? लेटी ऑफ आवर लव, यानी कि द लव ऑफ द कॉमन पीपल।
the love of the common man, but their love is not the love of the common people. That is different kind of love. It is a kind of spiritual love. तो वो उसकी बात वो कर रहा है, तो वो कहता है कि जब हम अलग हो तो कोई शोर नहीं होना चाहिए, ना आंसुओं की बाढ़ आनी चाहिए, ना आह भरा तूफान आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे प्रेम का अपवित्रीकरण हो जाएगा और हमारा प्रेम भी साधारण लोगों की सूची में शामिल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? दोस्तों, अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें. ठीक है, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत स्पेशल ये वीडियो है. ठीक है ना, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें बीए की सारी वीडियोस. ठीक है ना, टोटल वीडियोस मैं कहूंगा एक एक टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है. ये मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं आपको. ठीक है, अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि सर कोई दिक्कत है या फिर नहीं समझ में आ रहा या फिर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए. ठीक है ना, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा. Moving of the brings harms and the fears man reckon what it did and meant, but trepidation of spheres thou greater for is innocent. देखो क्या होता है, आप जब ये पृथ्वी घूमती है, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड द फियर्स, इससे क्या होता है, दिनों रात होते हैं. भाई जब ये पृथ्वी घूमती है तो ये समय जो है, समय का चक्र, उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है. मैन रिकॉन व्हाट इट डिड एंड मीन, और मानव इसको पता नहीं किस रूप में ले लेता है, क्या समझ लेता है. कहते हैं ना कि हमारा भाग्य बदल रहा है, हमारे ग्रह बदल रहे हैं, हमारा समय खराब चल रहा है. इस तरह से वो जो है सुपरस्टिशियस वे में उसको कंसीडर कर लेता है. लेकिन पोएट क्या कहता है, ट्रेपिडेशन ऑफ स्फीयर्स द ग्रेटर फॉर इज इनोसेंट. ये जो ग्रहों का घूमना है ना, ये जो मूवमेंट है ग्रहों का, इसका कोई दोष नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है. हम क्या करते हैं, हम मंड देते हैं वक्त पर कि वक्त खराब चल रहा था, ग्रह खराब चल रहे थे, नक्षत्र अच्छे नहीं थे, ऐसा ही तो करते हैं. लेकिन पोएट अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अंधविश्वासी नहीं बनना है. ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो चलता है, और इसकी वजह से ही तो ये जीवन चल रहा है, इसकी वजह से ही तो ये दिन रात हो रहे हैं. तो इससे किसी को कोई हानि नहीं होने वाली, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पड़ने वाला. तो ये बिल्कुल इनोसेंट है. तो इनको दोष मत देना हमारे अलग होने पर. डल सबलिनरी लवर्स लव, डल सबलिनरी लवर्स यानी कि द लव ऑफ द कॉमन पीपल, द कॉमन लवर्स whose soul is sense, जिनका प्रेम कैसा है, स्किन है, यानी कि जिनका प्रेम फिजिकल है, कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, वो एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते. जो साधारण प्रेमी होते हैं जब वो अलग हो जाते हैं तो उस एब्सेंस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज इट डॉट रिमूव द थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि वो चीजें जो उससे जुड़ी होती हैं, यानी कि जो फिजिकल लव जो जुड़ा हुआ होता है वो भी उसके साथ समाप्त हो जाता है. But we by a love so much refined that ourselves know what it is. लेकिन हमारा प्रेम इतना पवित्र है कि हम उसको खुद नहीं जज कर सकते कि किस प्रकार का प्रेम है. Inter assured of our mind, careless eyes, lips and hands to miss. हमारा जो प्रेम है वो कैसा है, वो आंतरिक प्रेम है. ठीक है ना, वो दो मस्तिष्क का मिलन है. केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस. इट डजंट केयर ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स लाइक आईज, लिप्स, हैंड्स. इनकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है इन चीजों की, यानी कि फिजिकल जो टच है, फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल अटैचमेंट है, उससे उनके प्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. Are two souls therefore which are one, thou I must go endure not yet a breach but an expansion like gold to airy thinnest bead. देखिए कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर जो पॉइंट ने दिया है. क्या कहते हैं कि हमारी जो दो आत्माएं हैं ना, वो दो नहीं है, वो एक है. कैसी है वो, दो होकर भी क्या है, एक है. और अगर जो मैं जाता हूं तो ये कोई दरार नहीं आनी, बल्कि एक विस्तार होना है. किस प्रकार का विस्तार, लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस्ट बीट. जब सोने को पीटा जाता है ना तो वो महीन होता चला जाता है, बारीक होता चला जाता है, लेकिन टूटता नहीं है. उसी प्रकार से हमारा जो प्रेम है वो इस सेपरेशन से, इस दूरी से घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता चला जाएगा. If they be two, they are two, so as stiff twin compasses are two. वो ये कहता है कि अगर जो वो दो हैं तो किस तरह से, प्रकार की दो टांगे. आपने देखा होगा ये कंपास है, ठीक है, और ये
आप इसको जब यू मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो ये जो है, ये वाली जो लेग है, ये सेंटर है, सेंट्रल लेग, एंड दिस वन इज द मूविंग लेग। ये सेंट्रल लेग, ये मूविंग लेग। जो सेंट्रल लेग है उसको कहता है कि ये पोइट की पत्नी है और मूविंग घूमने वाली पोइट है। अब आपने गाना सुना होगा ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो अब जब ये मूव कर रहा है तो आप देखेंगे कि ये इसकी तरफ को झुकी हुई है, और जब इसकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो ये दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो पोएट है क्या कहता है, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। अगर जो वो दो है तो वो दो प्रकार की टांगों की तरह है। डाइस आउट द फिक्स्ड फुट, तुम्हारी जो टांग है वो कैसी है, वो स्थिर वाली है, यानी कि तुम स्थिर वाली हो। मेक्स नो शो टू मूव बट डॉथ इफ अदर डू, कोई मूवमेंट नहीं करती, लेकिन जब दूसरा करता है तो तुम भी उसके साथ मूव होती हो। मतलब एक जगह रहकर भी तुम्हारा जो मस्तिष्क है, तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारा जो प्यार है, वो उसके साथ रहता है। इज दैट क्लियर? And thou it in the center sit, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it. जब thou it in the center sit, यद्यपि तुम केंद्र में होती हो, ठीक है, लेकिन जब दूसरा घूमता है कहीं दूर, तो वो जो प्रकार की जो टांग है वो एक तरह से उस पर झुकाव, ठीक है, उसको सुनती है एक तरह से, एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, और वो सीधी आकर खड़ी हो जाती है जब वो घर पर वापस लौट कर आ जाती है। यानी कि जब काम पूरा हो गया, यात्रा पूरी हो गई, तो वो एक साथ उनका दोबारा से मिलन हो जाता है। सच विल्ट दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिक्युअली रन, तुम मेरे लिए उसी प्रकार से होगी कि दूसरी जो स्थिर वाली टांग है वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं घूमती, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो घूमती है और उसका साथ देती है। अगर जो वो टांग ही टूट जाए तो क्या वो सर्किल बन पाएगा, यानी कि क्या वो यात्रा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। Thy firmness make my circle just, तुम्हारी दृढ़ता से ही मेरा जो सर्किल है वो बन पाता है, तुम्हारी दृढ़ता से ही मेरी यात्रा पूरी हो पाती है। And makes me end where I began, और मेरी उस चीज का अंत वही होता है जहां पर मैंने शुरुआत की थी। यानी कि अगर वो साथ ना दे तो वो यात्रा पूरी ना हो पाए। तो दोस्तों ये थी पोएम आपकी Benediction Forwarding Morning by John Donne and explained by Dr. सचिन गोस्वामी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही जो हमारे अदर कंटेंट्स हैं, जो अदर टॉपिक्स हैं बीए के, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, पूरे सभी चैनल पर अवेलेबल है। इवन मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। इवन आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं, आपको नोट्स परचेज करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो आप, ठीक है, नोट्स चाहते हैं या फिर आपको जो प्लेलिस्ट है वो चाहिए पूरी स्टडी के लिए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।